खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। बरतानिया के अखबार डेली मेल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से माफ़ी मांग ली है। 2019 में डेली मेल ने एक खबर जारी की जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि शहबाज शरीफ जो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने ये दावा किया, उनके दौर की खबर की कि जब वो वज़ीर आला थे तो सैलाब ज़दगान के लिए जो इमदाद बरतानिया से पाकिस्तान आई थी उसमें उन्होंने करप्शन की या उनकी हुकूमत ने करप्शन की। इस पर शहबाज शरीफ साहब ने दावा किया बरतानिया में डेली मेल के ख़िलाफ़। और अब आज की खबर ये कि डेली मेल ने अदालत में बाकायदा तौर पर उनसे माफ़ी मांग ली है, उनसे अपोलोजाइज़ किया है और ये कहा है कि उनकी जो तहकीकात थी वो गलत साबित हुई और शहबाज शरीफ किसी भी किस्म की जो गलत काम में, करप्शन में उस केस के हवाले से नहीं पाए गए। ये एक ऐसी बात है कि जो बड़ा रिलीफ दे सकती है सियासी तौर पे वज़ीर आज़म को, मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इस खबर के बाद एक बहुत प्रोपेगेंडा किया, इसको बहुत उछाला, बहुत इसको मैनिपुलेट किया और तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए। लेकिन उसके बाद आज ये जो स्टैंड है जो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने लिया था वो ठीक साबित हुआ। इसके साथ इमरान खान साहब ने बावजूद इसके कि हुकूमत चाहती थी सियासी तनाव कम करे, लेकिन उन्होंने अपनी जो रविश है वो ख़त्म नहीं की, उसको छोड़ा नहीं, उसको तर्क नहीं किया और उन्होंने हर उस इदारे को तनकीद का निशाना बनाया, मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जो उनको उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता था, चाहे पार्लियामान हो, चाहे लोअर कोर्ट्स हों जिसमें उन्होंने एक जज साहिबा को धमकी भी लगाई थी। इसके अलावा चाहे वो नैब का इदारा हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या इवन के आर्मी हो। लेकिन अदालत आलिया का जब मामला आए या अदालत उज़्मा का है तो खान साहब बड़ी एहतियात से काम करते हैं, क्योंकि शायद उन्हें यह डर है कि अगर उन्होंने मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के बारे में कोई ऐसी बात की तो उन पर कहीं तौहीन अदालत ना लग जाए। असम्बली तहलील करने पर बहुत दफ़ा वो दावे और ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अब जो परवेज़ इलाही साहब की टोन है वो हमें कुछ और बता रही है। परवेज़ इलाही साहब असम्बली को लेकर आगे चलना चाहते हैं, तहलील नहीं करना चाहते, लेकिन तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि उनको दिसंबर में हर सूरत असम्बली तहलील करनी होगी अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलना चाहते हैं। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बैसाखियाँ हैं वो परवेज़ इलाही साहब के पास नहीं रहीं तो क्या वो दोबारा से पीडीएम के उम्मीदवार बन सकते हैं वजारत आला के लिए? आसिफ जरदारी साहब और चौधरी शुजात में इस सिलसिले में काफ़ी बात भी हुई है और क्या सियासी तब्दीली पंजाब में होगी इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। अजीम चौधरी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। सलमान गनी साहब हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल जफर झगड़ा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, साबिक गवर्नर, हमें पेशावर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। झगड़ा साहब आपकी जानिब में आता हूं और ये खबर एक आई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए एक अच्छी खबर है, और लेकिन इसके बाद जो सियासी नुकसान या डैमेज हुआ, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, इसको एक्सप्लॉइट किया, वो चीज़ तो वापस नहीं आ सकती। तो इसके बाद आप समझते हैं कि ये कोई सियासी तौर पे इसको फ़ायदा देगी, ये चीज़ आपको अपने वोटर्स को, आवाम को बताने में मदद मिलेगी कि जो इल्ज़ाम आप पे लग रहे हैं वो एक एक करके ख़त्म होते जा रहे हैं? शुक्रिया जी साहब, जिस तरह आपने फरमाया ये जो आज का इल्ज़ाम है ये बहुत ही सीरियस नेचर का था और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि शहबाज शरीफ साहब के हाथ बिल्कुल साफ थे, लेकिन डेली मेल ने उनके पीछे जो स्टोरी लगाई और 2019 का उन्होंने ज़िक्र किया तो इसमें कोई हकीकत नहीं थी और इसीलिए फिर शहबाज शरीफ साहब ने उनको अपने तरफ से सू किया और डेली मेल के ख़िलाफ़ फैसला आया कि उन्होंने जो कुछ किया गलत किया है, देयर इज़ नथिंग एज सच अगेंस्ट शहबाज शरीफ। तो फिर डेली मेल ने इस पे उनसे माफ़ी मांगी है और ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है। इसमें ये देख लें कि इस माफ़ी मांगने से कुछ हमें इंशाल्लाह फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि इससे पाकिस्तान की जो बाहर एक इमेज है वो भी इम्प्रूव हुआ है और साथ ही साथ हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब भी लंदन में मौजूद हैं और हमारी उनकी साहबजादी भी वहीं मौजूद हैं उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह ये बात किसी सूरत में भी
हमें तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकती, फ़ायदा हमें इंशाल्लाह होगा। और पे हम जितना भी कोई तनकीद करे वो सिर्फ अपने मफाद के लिए करेंगे। वेरी जिस राइट। तरह इमरान खान जिस डगर पे चले हुए हैं, तो वो तो समझ लें कि उन्होंने तो ये रविश अख्तियार की हुई है कि मैं हूँगा तो पाकिस्तान रहे न मैं ना हूँगा तो पाकिस्तान भी झगड़ा ना साहब, रहे। इमरान खान साहब बेशक किस रविश पे हैं पाकिस्तान और और इमरान खान साहब क्या सोचते हैं, इस पर मैं दोबारा आपकी जानिब आता हूं। हसन मुर्तज़ा साहब, अगर ये जी किसी पाकिस्तानी मीडिया हाउस या अखबार ने खबर की होती तो हर जाने का दावा तो यकीनन उस पर होता, लेकिन ना वो माफ़ी मांगता, ना इस केस का कभी शायद फैसला होता। पाकिस्तान में हमने देखा है तक इज्जत के दावों पे कम ही फैसला होता है। इससे पहले आसिफ जरदारी पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगे, लेकिन अदालतों में से वो बाइज्जत तौर पर बरी हुए। लेकिन इसका एक सियासी नुकसान होता है किसी भी लीडर को, तो आप समझते हैं कि सियासतदानों को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये कॉस्ट है सियासत में आने की कि इस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगेंगे चाहे आप अदालत से बरी भी हो जाएं? हसन मुर्तज़ा साहब। झूठे इल्जामात से जो आदमी का एक नुकसान है, नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है। आप देखें, हमारी सियासतदान जितने भी हैं, उनके फैमिलीज भी हैं, उनकी जो एक इज्जत उनकी औलाद के सामने या अपने घर के अंदर है, वो उससे कितनी मुतासर होती होगी। फिर जो लोगों से वो उससे हजारों लाखों लोग उनसे जुड़े हुए होते हैं, उनके जो जज्बात हैं वो मजरूह होते हैं। फिर एक आदमी उस प्रोसेस से गुजरता है। पाकिस्तान के अंदर तो ये अलमिया है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ 11.5 साल जेल काटी, उनकी बहन ने जेल काटी, मोहतरमा शहीद ने जेलें काटी, भुट्टो साहब सजाए मौत हो गए। बिलावल साहब की वो एज नहीं थी जब उन्हें ये सारी जिम्मेदारियां सौंपी गई और उनको वो लेके सारा पार्टी को भी चलना पड़ा और अपनी फैमिली को भी। तो उन पे अगर इस किस्म के इल्जामात आप लगा दें और फिर वो सारा कुछ करने के बावजूद भी इतनी उनकी सजा नहीं बनती उन जुराइम में जितनी वो हवालात भुगत चुके हैं। और आज भी आप देखें तो उनकी करेक्टर असैसिनेशन हो रही है। और फिर उस पे हैरानगी की ये बात है कि कोई कानून नहीं है, कोई ऐसा लॉ नहीं है कि उन सियासतदानों की जी जिन्होंने इस मुल्क को बनाने के लिए, जिन्होंने इस मुल्क के दिफा को मजबूत किया, जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की, हो सकता है किसी को उस पर एतराज भी हो, लेकिन ये तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज्यादती सियासतदानों है। को हुकूमत तो मिली और शायद ये कोई ऐसी बात है कि कोई रोकता भी ना सियासतदानों को अगर वो ऐसा कोई कानून बनाना चाहते। हसन साहब, जी मैं समझा नहीं, दोबारा जरा रिपीट अगर कीजिएगा। सियासतदानों को, चाहे आप लोग हों, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, मौका तो मिला क्योंकि इस किस्म की कानून साजी करने का, और कोई रुकावट भी बज़ाहिर नजर नहीं आती थी कि कोई रोके आपको ऐसा कानून ना बनाए। देखें, ऐसा कोई कानून अगर बनाया जाए तो उसके ऊपर सबसे पहले तो आपकी कम्युनिटी ने इतराज करना है कि देखें जी, ये तो अपनी जात के लिए कवानीन बना रहे हैं, ये तो अपने आप को जो है वो मुकद्दस गाय बना रहे हैं, ये तो चाहते हैं कि इन पे तनकीद कोई ना हो। ये सारा कुछ जो है, ये सियासतदान इतना सॉफ्ट टारगेट है कि जिसका जी चाहे, सही। जब जी चाहे वो गालियां दे, जब जी चाहे वो किरदार कशी करे, पगड़ी उछाले, उस पे कुछ लागू नहीं होता। दुरुस्त। और सियासतदान अगर अपना मेडिकल का बिल जो है वो कह दें कि हमें मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो हर शहरी का हक है, हर शहरी को मिलनी चाहिए, तो उस पर भी एतराज होगा। देखिए, ये सारी चीजें जो हैं ये समझने की हैं, और ये मैं समझता हूँ सोसाइटी के हर फर्द का ये ठीक। बनता है कि वो अपने आप को दुरुस्त करे और एक दुरुस्त सिमत में हम चलें। बिल्कुल अगर ठीक। इसी तरह चलते रहे तो फिर अनारकी की तरफ ही जाएंगे जी। राइट राइट। अजीम चौधरी साहब, ये खबर आई, आपके ख्याल में ये कितनी खुशाइंद होगी मुस्लिम लीग नून और शरीफ फैमिली के लिए? यकीनन उनके लिए इसमें सियासी तौर पर भी फ़ायदा होगा, इखलाकी तौर पर भी फ़ायदा होगा, कानूनी तौर पर तो हुआ ही हुआ है। लेकिन जिस वक्त ये खबर शुरू की गई थी, जहाँ तक मुझे याद है, जुलाई 2019। जी, तो उसमें उनकी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व किया गया था, उन सब के नाम खबर का हिस्सा थे। और शायद इस मासूफ रिपोर्टर को जेल जाने की फैसिलिटी भी दी गई थी, और जेल में बंद कुछ लोगों के जो ऑफिशियली जेल में बंद थे उनके सो कॉल्ड इंटरव्यूज़ करवाए गए थे।
जो मोहतरम शहजाद अकबर साहब ये काम कर रहे थे। ठीक, सारा ऑर्केस्ट्रेटेड था जी, सब कुछ इसी तरह तय था। और अगर सरकार का कोई अफसर जो वजीर का ओहदा रखता हो वो किसी रिपोर्टर को फैब्रिकेटेड कागजात दे तो रिपोर्टर तो उसको तस्लीम कर लेगा कि मुझे वजीर ने दिए, इससे बेहतर ऑथेंटिक चीज़ क्या हो सकती है। और फिर यकीनन उस फैमिली पर एक मजबूरी थी, उनकी दिक्कत थी और उनको इस बात का इम्कान था कि पाकिस्तान में हमें इंसाफ नहीं मिल सकता, जो साबित भी हुआ एक स्टेज पर आके। तो वो बाकी फैमिली के लोग तो चले गए, अब तो शायद वो वापस आने वाले हैं। तो वो शहजाद अकबर साहब कहाँ गए? शहजाद अकबर साहब वहाँ चले गए जहाँ उन्होंने इस फैमिली को भेजा था। इस फैमिली को मजबूर किया था कि आप वहाँ चले जाए। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब की फैमिली को ये चाहिए कि वह शहजाद अकबर साहब के हवाले से बरतानवी अदालत के साथ ज़रूर रब्ता करें और वहाँ एक मुकदमा वहाँ भी ले जाएं। हद तक इज्जत का वहाँ तो फटाफट फैसला हो जाता है, साल 2 साल में मुकम्मल फैसला हो जाता है और लाखों करोड़ों पाउंड डॉलर मिल सकते हैं। और वो है भी शायद गैर मुल्की, वो है भी बरतानवी, वो तो बरतानवी शहरी हैं, वो वहाँ से भागकर कहाँ जाएंगे? कानूनी तौर पे कोई पेचीदगी नहीं होगी, कोई पेचीदगी नहीं होगी। उन्हें जवाब देना चाहिए कि जो कुछ वो कर रहे थे वो गलत था। और जब तक वो अब नहीं बोलेंगे उस वक्त तक इमरान खान साहब ने जो राग अलापा हुआ है वो वापस नहीं पूरी तरह होगा। उस राग को वापस करने के लिए बिल्कुल सही, ये ज़रूरी है कि शहजाद अकबर साहब को कटहरे में लाया जाए। और इस रिपोर्टर के साथ अब क्या मामला होगा, दीगर मामलात पर भी सवाल किया जाए उनसे, क्यों ना किया और जाए? बहुत सारी कहानियां क्यों ना किया गर्दिश में उनके हवाले से। आप रियासत के एक ओहदेदार होते हुए रियासत की अथॉरिटी को मिस यूज करें तो आप कानून को तो ब्रीच कर ही रहे होते हैं। दुरुस्त, आप पूरे मुल्क को दाव पे लगाते हैं। बिल्कुल ठीक। सलमान गनी साहब, आप इत्तफाक करेंगे अजीम चौधरी साहब की इस बात से कि ये खबर आने के बाद कि जब ये पता चल गया कि डेली मेल ने वो झूठी खबर लगाई थी शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, तो शहजाद अकबर साहब जो मेन किरदार थे और उन्होंने फैसिलिटेट किया अखबार को इस खबर के छपने में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमात होने चाहिए और यहाँ नहीं बल्कि यूके में होने चाहिए। सलमान गनी साहब। देखें शहजाद, जो बात अजीम चौधरी साहब ने कही है मैं बिल्कुल उसकी तायीद करता हूँ। और अगर ये रवायत कायम हो जाए कि जो शख्स इल्ज़ाम लगाए, जो शख्स इल्ज़ाम तराशी करे, जो शख्स किसी को चोर डाकू करार दे और जब वो झूठा साबित हो जाए तो जब तक उसके ख़िलाफ़ कानून का शिकंजा नहीं कसा जाएगा ये रवायत जारी रहेगी। देखिए पाकिस्तान की सियासत में पिछली 1 दहाई से एक नया रुझान सामने आया है कि एक वक्त है कि पाकिस्तान के सियासतदानों के दरमियान सियासी इख्तलाफात के बावजूद एक बाहमी इज़्ज़त व एहतराम का रिश्ता कायम था। लेकिन एक माइंडसेट सरगर्म हुआ जिसने पाकिस्तान के तमाम अहले सियासत को बदनाम करके रख दिया। और ये पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी। देखिए जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बनने वाले मुल्क के अंदर पाकिस्तान के सियासतदानों को चाहिए तो ये था कि वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और सियासत को मजबूत करते। और आपने अभी एक सवाल किया था कि जी आखिर सियासतदान इस तरह की कानून साजी क्यों नहीं करते जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात का भी तदारक हो, इस तरह के इल्ज़ामात का भी तदारक हो। लेकिन देखने में ये आया है कि पाकिस्तान के कुछ सियासतदान जो बजाय ये कि अपने प्रोग्राम पे गामजन रहें, अपने मंशूर को आगे बढ़ाएं, अपने आप को हुकूमत में जवाबदेह बनाएं, वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते नज़र आते हैं। और मैं इसमें नाम लेना चाहूँगा कि गुज़िश्ता 3.5 साल में देखें एक क्रेडिट मैं ज़रूर देता हूँ इमरान खान साहब को कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक करप्शन को एक बड़ा इशू ज़रूर बनाया। लेकिन आज बड़ा सवाल उनके सामने ये खड़ा है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर करप्शन को अगर इशू बनाया, 3.5 साल वो पाकिस्तान में बरसे इक़्तिदार रहे, बिल्कुल किसी पर एक केस भी साबित नहीं हो सका, किसी से वो 1 रुपया भी वापस नहीं ले सके और आज भी वो अपने सियासी मुखालफिन को चोर और डाकू करार देते नजर आ रहे हैं। और अब ये मामला खुलने शुरू हो गए हैं और बाजे के इल्ज़ाम उनको देते थे, कसूर अपना निकल आया। और जैसे अजीम चौधरी साहब ने कहा कि अगर शहजाद अकबर साहब ने पाकिस्तान के अंदर एक तमाशा लगा रखा था और ये जो वहाँ पर डेली मेल ने, ये बरतानिया की अदालत है,
वहां पर उन्होंने माफी मांगी है और अखबार ने माफी मांगी है। और उस वो जो रिपोर्टर था जिसने ये स्टोरी दी थी वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी नजर आया था। अच्छा कि ये सलमान गनी साहब, स्टोरी एक क्यों सवाल है, बनाई गई आपने थी, जब करप्शन किन की बात मकासद की के और तहत इमरान बनाई खान गई थी, साहब का वो एक मैं स्टांस समझता हूं ये था, बात दुरुस्त उन्होंने है मुल्क कि से जब करप्शन तक को खत्म इल्जाम करना लगाने है वालों लेकिन पर वो नहीं कर पाए। तो सवाल एक ये है कि अभी दो ऐसे बड़े स्कैंडल आए हैं कि जिसमें डायरेक्टली इमरान खान साहब और उनकी अहलिया का नाम आया है। एक के जब एक प्रॉपर्टी टाइकून को बहुत अरबों का फ़ायदा पहुंचाया तो उसके बदले उसके एवज एक ज़मीन ले ली और एक यूनिवर्सिटी कायम कर दी, उसके अखराजात भी मुबैना तौर पे वही बर्दाश्त करते हैं। और फिर ये घड़ी वाला जो स्कैंडल आया और आज एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें बाकायदा इमरान खान साहब की अहलिया ये बात करती हुई सुनाई दे रही हैं कि इस घड़ी को बेच दिया जाए। तो खान साहब जो हैं वो उनके जी घड़ियों को बेच दिया जाए। तो खान साहब मतलब कहाँ से शुरू करेंगे? फिर वो कहते हैं ना कि स्वीप बिफोर योर ओन डोर। तो खान साहब ने अगर कोई एहतसाब की बात करनी है तो खुद को सबसे पहले पेश करना होगा। क्या वो उसके लिए तैयार होंगे या नहीं? देखिए शहजाद, आपका सवाल बड़ा वैलिड है और एक ऐसा शख्स जो दूसरों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहा था कि अब वो जब घड़ी स्कैंडल आया सामने तो वो ये कहते नजर आए कि जी दीगर सियासतदान भी ये करते थे। लेकिन मैं आपको रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ भाई, दीगर सियासतदान अगर तोशा खाना से कोई चीज़ लेते थे वो बाजार में फरोख्त नहीं करते थे। आपने शहजाद अगर एक टाई मुझे गिफ्ट किया और मैंने आपको कोट गिफ्ट किया है, अगर हम टाई या कोट किसी तीसरे आदमी को पहना देखें तो आपस में एक दूसरे के बारे में क्या जज्बात होंगे। और जिस घड़ी की बात हो रही है मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान की ढाई हुई है, इसलिए कि वो जिस खास घड़ी का जिक्र आप कर रहे हैं वो घड़ी सऊदी अरब के वली अहद ने 2 घड़ियां बनवाई थी, एक अपने लिए और एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मैं समझता हूं कि उनके आप पाकिस्तान से जज्बात का अंदाजा लगाएं कि वो पाकिस्तान से उनकी वाबस्तगी कितनी है कि उन्होंने वो घड़ी खास तौर पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए बनाई और उसके अंदर खाना काबा की शजी है। और बाद वो घड़ी जो है मार्केट में बिक गई, बल्कि आज एक चलें सलमान साहब इतना कह के दिल को इत्मीनान हम दिला सकते हैं कि वो अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास नहीं रही तो कम से कम किसी पाकिस्तानी के ज़ेर तसर्रुफ है, कम से कम इतना कह के हम इत्मीनान देते हैं। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, पंजाब का मामला और केपी का मामला कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। केपी में जो हुकूमत है वो शायद ज़्यादा लॉयल है उनकी पार्टी के अपने जो इमरान खान का एक रहनुमा वो वहाँ के वज़ीर आला हैं। परवेज़ इलाही साहब जो कि जो वाइब्स इस वक्त आ रही हैं कि वो नहीं चाहते कि असम्बली को तहलील कर दिया जाए। केपी में आप समझते हैं कि वहाँ से भी कोई खान साहब को ये कहा जा रहा है कि असम्बली इस वक्त तहलील ना करें, मुद्दत पूरी होने दें, कोई रेजिस्टेंस है या नहीं? शुक्रिया शहजाद भाई। बात यह है कि जिस तरह पंजाब से उनको रोका जा रहा है कि असम्बली तहलील ना करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि चौधरी साहब परवेज़ इलाही जो हैं अगर असम्बली तहलील होती हैं तो उनकी वज़ारत आला भी जब चली जाती है तो वो उन्होंने तो कैटेगोरिकली कहा भी है कि कम अज़ कम मार्च तक तो ये सोचे भी ना कि असम्बली तहलील होंगी। गो के उनको फिर अपने इमरान खान को खुश करने के लिए ये साथ उन्होंने कह दिया कि फ़ैसला आखिरी इमरान खान का ही होगा, चाहे वो अगर कहेंगे तो फिर हम वही करेंगे जो इमरान खान ने कहा है। ऑन द अदर हैंड जो हमारी केपी के में हुकूमत है, यकीनन यहाँ के जो वज़ीर आला साहब हैं ही इज़ डेफिनेटली इंटरेस्टेड कि असम्बलीज तहलील ना की जाए, क्योंकि वही बात आती है कि अगर असम्बली तहलील हो जाती है तो उनकी तो यहाँ पर समझे बादशाही है इस प्रोविंस में, तो जो वो करना चाहते हैं उसको उनको पूरी सपोर्ट प्रेसिडेंसी से मिलती है और उसको सपोर्ट किया जाता है। लेकिन आपके ख्याल में ये इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं? अगर असम्बलियाँ तहलील करनी है तो ये तो एक दिन में फैसला हो सकता है कि वो कहते हैं जी मैं मुशावरत करूंगा, मैं फिर इनसे बात करूंगा, मैं उनसे बात करूंगा। आपने तो फैसला जो है उसका ऐलान कर दिया कई हफ्ते पहले, तो अब ये जो इंतज़ार है क्या वो खुद भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि असम्बलियाँ तहलील करें या नहीं करें? जी, तज़ब्ज़ुब का शिकार तो वो ज़रूरी है, क्योंकि देखें इस वक्त जो सिचुएशन सामने आ चुकी है पाकिस्तान में, ख़ुसूसन हमारे जो हाल ही में फ़ैसले हुए हैं और पाकिस्तान के आर्मी चीफ का जो फैसला हुआ है
जुडिशरी साइड पे जो फैसले हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने भी अभी इमरान खान साहब ने भी ये फील किया है कि भाई अगर मैं इनसे टकराव करूंगा तो यकीनन मुझे इससे नुकसान हो सकता है। उनके पास दूसरा कोई लाएअमल मौजूद ही नहीं है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो ठीक। हर तरीके से यहाँ पर अमन व अमान को भी ख़राब करना चाहते हैं। और मैंने पहले भी आपको कहा है कि वो कहते हैं मैं हूँ तो पाकिस्तान होगा, नहीं मैं नहीं हूँगा तो पाकिस्तान जाए भाड़ में। बिल्कुल तो ये ठीक। चीज़ें मैं ये तो उनकी परवेज तरफ इलाही से साहब भी, क्या सोचते हैं, जरा हसन मुर्तज़ा साहब से जरा पूछ लेते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, आप की राय, जी, प्रेडिक्शन, पेशगोई क्या है? परवेज इलाही इमरान खान साहब अगर कहें तो असेंबली तोड़ देंगे या मुख्तलिफ तरीकों से समझाने की कोशिश करेंगे उन्हें? हसन मुर्तज़ा साहब। वो खान साहब के कहने पे असेंबली तोड़ देंगे। वो उन्हें बड़ी मुश्किल से और बड़ी मुद्दत के बाद ये मौका मिला है कि वो पंजाब के अंदर अपनी पार्टी को ठीक कर सकें, अपनी मईशत और अपने मामलात को ठीक कर सकें। तो कैसे ये सोचा जा सकता है कि वो असेंबली तोड़ देंगे, जबकि उन्हें आने वाले इलेक्शंस में भी नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ तो उनके साथ सीट एडजस्टमेंट भी नहीं करेगी। खान साहब के ज़हन पे और जो दिमाग में एक पॉपुलैरिटी का बबल भरा हुआ है, वो किस तरीके से सीटें देंगे जी परवेज इलाही साहब को। तो मैं नहीं समझता कि परवेज इलाही साहब इतना जज्बाती और जल्दबाजी का फैसला करेंगे। हमने तो पहले दिन कहा था कि परवेज इलाही साहब असेंबली नहीं, तो वो मार्च की बात कर रहे हैं, मार्च में भी तो नहीं छोड़ेंगे। बल्कि परवेज इलाही साहब की ये कोशिश होगी कि वो किसी तरीके, चाहे चौधरी शुजात साहब के साथ बैठ के बात करनी पड़े, इलेक्शंस जो है वो डिले करवाएं, मुकर्ररा मुद्दत से भी बात तक ले जाने के हक में है परवेज इलाही साहब। नहीं, लेकिन फवाद चौधरी साहब का बड़ा दो टोक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जी अगर काफ लीग हमारे साथ रहना चाहती है तो उन्हें दिसंबर में असेंबलियां तोड़नी पड़ेंगी, हम फैसला कर लेंगे। और एक और रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा का कहना है कि 15 से 20 तारीख के दरमियान असेंबलियां जो हैं वो तहलील हो जाएंगी। अब अगर काफ लीग तहलील उनके साथ नहीं है तो पीटीआई की सपोर्ट के बगैर हुकूमत कायम नहीं रह सकती। तो इस सूरत में परवेज इलाही क्या दोबारा पीडीएम के उम्मीदवार बन जाएंगे वजारत आला के लिए? देखिए जी, ये दोबारा भी बन सकते हैं, इसमें भी क्या हर्ज और बुराई वाली बात है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला तो नहीं कहते ना। नहीं, लेकिन ये भी तो कहते हैं कि मोमिन एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जा सकता, ये भी तो कहा जाता है। अब यहाँ पे आप मोमिन कहाँ से ले आए? फिर फिलहाल हमें सियासत कर लेने दें जी, ये मोमनी बाद में देखी जाएगी, फिलहाल सियासत करने दें। इस वक्त मुल्क जिस अनारकी और इंतशार की तरफ जा रहा है, वहां से इसको वापस लाना बहुत जरूरी है जी। वेरी राइट। और फिर इसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है या क्या नहीं होता। मुल्क की मईशत जो है वो तबाही के किनारे पे खड़ी हुई है और हमेशा की तरह मुल्क फिर नाजुक दौर से गुजर रहा है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के तो फैसले होने हैं। इसमें कोई दिल से किसी को तस्लीम करने वाली तो बात कोई नहीं है। दुरुस्त, लेकिन बिल्कुल सही कहा। जो हालात हैं इनके मुताबिक यही बेहतर है कि किसी तरीके इंतशार की और अनारकी की सियासत से बचा जाए और मुल्क को इससे निकाला जाए। ठीक। अजीम चौधरी साहब, हसन मुर्तज़ा साहब जो बात कर रहे थे, आपके ख्याल में पीडीएम की आला क़यादत परवेज इलाही साहब को सुबह का भूला समझेगी या उनसे किनारा कशी इख्तियार करेगी कि दोबारा धोखा ना खाए? नहीं, किनारा कशी नहीं इख्तियार की जाएगी। अच्छा, सुबह का भूला ही होंगे वो। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। जी, देखिए, सियासत बहुत बेरहम होती है और सियासतदान दिल से फैसले नहीं करता, वो दूर देखकर दिमाग से फैसले करता है। शतरंज खेलने वाला शख्स होता है सियासतदान। अगर वो दिल से फैसला करे तो दिल तो कहीं भी आ सकता है और उसके नुकसानात बहुत होते हैं। वो सियासी फैसला करना चाहेंगे, अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करना चाहेंगे। अगर पीटीआई उनके साथ कोई हाथ कर दे अगले इंतखाबात में तो परवेज इलाही साहब या शुजात साहब से टिकट लेंगे या इमरान खान साहब से लेंगे। तो ये फैसला वो अपने घर में कर लेंगे। और उनका साहबजादा ये कहता है कि हमारी वालदा यानी उसकी वालदा
ख़ानदान की सबसे ज़्यादा ज़हीन सियासतदान है। तो जो वो फैसला करेंगी, मुझे पता है 77 की जो मूवमेंट थी उसमें वो बहुत एक्टिव थी, उनको शेल भी लगा था। लेकिन मैं एक और बात आपकी तरफ रखना चाहता हूँ। आइन की दफ़ा 224 की 6 के मुताबिक अगर 120 दिन जनरल इलेक्शंस में रहते हों और कोई शख्स इस्तीफ़ा दे दे तो फिर ज़िमनी इंतखाब नहीं होगा, और अगर ज़िमनी इंतखाब नहीं होगा और असम्बली उसी तरह चलेगी तो फिर क्या है? असम्बली तोड़ने का इख्तियार सिर्फ चीफ मिनिस्टर को है या कॉन्स्टिट्यूशनली टेन्योर ख़त्म होने पर खुद ब खुद टूटने का है। ठीक। हर दो सूरत में फवाद चौधरी साहब या मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ये फैसला नहीं कर सकती बमा इमरान खान साहब के कि वहाँ दस्तखत किसने करने हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे ही कहा था कि असेंबली तोड़ने का फैसला जमाली साहब ने भी किया था, मंजूर भट्टो साहब ने भी किया था, गुलाम इसहाक खान साहब ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी किया था, और ज़ियाउल हक साहब ने जुनेजो साहब के हवाले से भी किया था। वो नज़ीरें सामने रख लें, और फिर कासिम सूरी साहब ने जो किया, इमरान खान साहब ने जो किया, और मोहतरम प्रेसिडेंट साहब ने जो किया, उनको सामने रख लें। ये नज़ीरें अपने साथ लेकर जाएगा जो भी अदालत में जाएगा, और ये बदनीयती पर होगा। जिस असेंबली का इजलास आप 4 महीने से बर्खास्त नहीं कर रहे, इस खौफ से कि अगर हमने इसको बर्खास्त किया तो हमारे खिलाफ कोई मोशन आ जाएगा। पीटीआई के लिए ज्यादा आसान क्या होगा कि परवेज इलाही साहब को एक कड़वी गोली के तौर पर बर्दाश्त करके आगे चलते रहें, या वो खुद परवेज इलाही साहब की सपोर्ट से पीछे हट जाएं? उनके खिलाफ पीटीआई खामोशी के साथ अपनी फेस सेविंग ले और नेशनल असेंबली में वापस आके नेशनल रिकन्सिलिएशन के मामलात पर तवज्जो दे, कानून साजी करे, उसमें गवर्नमेंट के साथ बहस करे, मुबाहिसा करे, हिस्सा ले, अतमी तौर पर ये फैसले कौमी असेंबली में करवाए। बिल्कुल ठीक। सलमान गनी साहब, 2 सवाल हैं आपके लिए। एक, आपके ख्याल में परवेज इलाही साहब जैसे बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के लिए कि वो जब भी कहेंगे हम असेंबली तोड़ देंगे, उनकी अमानत है, तो ये इकदाम वो कर पाएंगे? क्या वाकई हो जाएगा, या वो कन्विंस कर लेंगे इमरान खान को कि असेंबली को ना तहलील किया जाए? और दूसरा सवाल कि अगर असेंबली तहलील होती है परवेज इलाही साहब की मंशा के बगैर या उससे हट के, तो क्या परवेज इलाही साहब दोबारा पीडीएम के उम्मीदवार बन सकते हैं वजारत आला के लिए? देखिए, दूसरे सवाल का मैं पहले जवाब दे देता हूँ कि पंजाब में तहरीक इंसाफ असेंबली नहीं तोड़ सकती। असेंबली तोड़नी है चीफ मिनिस्टर ने। उनकी एडवाइस पे 48 घंटे के अंदर गवर्नर ने असेंबली तोड़नी है, और अगर गवर्नर ना भी कहेगा तो वो असेंबली टूट जाती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या चौधरी परवेज इलाही साहब ये इकदाम करेंगे। देखिए, मैं आज से कुछ रोज़ पहले परवेज़ खटक साहब लाहौर आए थे, और मैं समझता हूँ कि 2 परवेज़ जो एक्टिव हुए हैं, परवेज़ खटक और परवेज़ इलाही, वो असेंबली बचाने के लिए हैं। आपने शुरू में एक सवाल किया था कि पख्तूनख्वा की असेंबली या पंजाब असेंबली, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के तर्जमान है बैरिस्टर सैफ। उनका एक बयान रिकॉर्ड पे है कि जनाब ये नहीं होगा कि जी आप पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ दें और पंजाब का मामला कंट्रोवर्शियल रहे। मतलब उन्होंने मशरूत कर दिया पंजाब के साथ। और पंजाब में जब परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बने थे तो वो ना चाहते हुए भी चीफ मिनिस्टर बने थे। आखिर किसी फोर्स की तायीद तो उन्हें हासिल थी। आज की सूरत हाल में क्या परवेज इलाही साहब असेंबली तोड़ देंगे? देखिए, वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि मार्च तक तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये परवेज इलाही साहब की राय नहीं है, ये हसन मुर्तज़ा साहब आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। ये तहरीक इंसाफ के अरकान की वाज़ेह अक्सरियत की राय है, इसलिए कि परवेज इलाही साहब ये कहते हैं कि इनको डेवलपमेंट फंड दिए हैं, और डेवलपमेंट फंड्स के नतीजे में अरकान असेंबली ने अपने हल्कों में सरखरू होना होता है, और वहाँ पर जो लोगों से वादे वईद किए होते हैं वो पूरे करने होते हैं। मैं नहीं समझता, देखें असेंबलियाँ टूटेंगी कैसे? असेंबलियाँ माजी के अंदर ऐसी कोई रवायत नहीं कि 2 सूबों के अंदर असेंबली टूट गई, वहाँ पर इलेक्शन हो गए, कौमी असेंबली भी मौजूद है, दीगर सूबों में। ये एक ओवरऑल बंदोबस्त होता है, ये बात ठीक है आपकी। असेंबली टूटती है। सलमान गनी साहब, जो परवेज इलाही और मुनस इलाही रोजाना दिन में शायद 3-3, 4-4 बार ये बयान दे रहे हैं कि जी ये अमानत है इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब एक इशारा करेंगे और असेंबली हम तोड़ देंगे, तो वो फिर इतने पब्लिकली इतने ओपन और बड़े वाजे गैर मुबहम बयान क्यों दे रहे हैं? वो फिर देखिए, परवेज इलाही साहब और मुनस इलाही साहब के जो लास्ट वीक में इंटरव्यू हैं वो लम्हे फिक्रियाँ तहरीक इंसाफ के लिए,
ये तो पाकिस्तान के साबिक फौजी सरबराह के खिलाफ कंपेन ट्रेंड चला रहे थे। उन्होंने तो बड़े वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि हमें किसने कहा था किसके साथ जाना है। मैंने इसलिए एक सवाल छोड़ा था आपके सामने कि क्या परवेज लाई साहब इनकी मंशा से बने थे। मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त तक वो चीफ मिनिस्टर बने नहीं थे। मैं अपने प्रोग्राम में कहा करता था कि परवेज लाई साहब ताकतवर हलकों के ताकतवर उम्मीदवार हैं, वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, आखिर किसी ने तो उन्हें बैठाया था ना, लिहाजा वो कोई ऐसा इकदाम नहीं करेंगे। 30-40 साल से हम उनकी सियासत जानते हैं कि ये सियासत, जैसे वो चोई साहब भी हवाला दे रहे थे कि मंजूर भट्टू साहब से पूछा गया, एक दफ़ा उन्होंने असम्बली तोड़ी, उन्होंने कहा कि मेरे से जो गैर सियासी इकदाम आज तक हुआ है वो यही हुआ है कि असम्बली तोड़ी गई है। और परवेज खटक साहब भी रिकॉर्ड पे हैं। आपको याद होगा कि धरना सियासत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि अगर आपका लीडर आपको कहे कि आप पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ दें, तो उन्होंने जवाब में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर ये काम करवाना है तो किसी और को चीफ मिनिस्टर बना ले। सियासी लोग ऐसा काम नहीं करते। देखे, खान साहब ने पहले कौमी असम्बली से रिजाइन करवा के क्या उनके मकासद हल हुए? और अब वो जिस मकसद के लिए असम्बली तोड़वाना चाहते हैं, अपनी ही हुकूमतें गिराना चाहते हैं, तो क्या उन्हें कबल अज़ वक्त इंतखाबात मिल पाएंगे? ये मैं नहीं सवाल कर रहा, ये उनके अरकान असम्बली और वज़रा हमसे पूछते हैं कि हम अपनी ही हुकूमतें गिरा के अपनी ही असम्बलियाँ तोड़वा के हमें इलेक्शन मिल पाएंगे या नहीं। देखें, इलेक्शन कैसे होंगे, ये अजीम चौधरी साहब का एक आर्टिकल है, मैं समझता हूँ उस पर खासी मालूमात है। ये इलेक्शन तभी होंगे जब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल फोर्सेस का इत्तेफाक राय होगा। और ये खबर इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। इसहाक डार साहब आखिर 24 घंटे में 2 दफ़ा मिले हैं और मेरी उनसे बात हुई है इस हवाले से। उन्होंने कहा जी कि बुनियादी तौर पे इन मुलाकातों का मकसद जो मेरी प्रेसिडेंट साहब से हो रही है वो तो है मुआशी सूरत हाल के हवाले से। और उनका यह भी कहना है कि प्रेसिडेंट साहब ने पहले भी एक अच्छी पेशरफ्त की थी, कंसेंसस से पाकिस्तान का आर्मी चीफ बने, और हम चाहते हैं कि कंसेंसस से मुआशी सूरत हाल का हल निकाल के आगे की तरफ बढ़ा जाए। देखें, ये डायलॉग के जरिए मामला आगे की तरफ बढ़ेंगे, डायलॉग के जरिए मामला आगे बढ़ेंगे। सलमान गनी साहब, इकबाल जफर झगड़ा साहब, ये सलमान गनी साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं और तकरीबन आप जो भी मेरे यहाँ पे मौजूद मेहमान बैठे हैं उनका कंसेंसस है कि जी परवेज इलाही साहब असेंबली नहीं तोड़ेंगे, या ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसी बात है और आप सब इतने मुतमईन हैं या पीडीएम इतनी मुतमईन है, तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में चौधरी शुजात साहब से मुलाकातें, इस्लामाबाद में भी, और वो इतने ज़्यादा एक्टिव और बात की जा रही है, सरप्राइज़ देने की बात हो रही है, तो फिर अगर आपको कोई मसला नहीं है तो फिर तो आप चलने दें। फिर इतनी ये हिलजुल जो है ये क्या है? ये देखिए जी, हिलजुल तो अगर देखा जाए हमारी तरफ से तो कोई ऐसी हिलजुल वाली बात नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से जो कुछ हो रहा है वो तो बड़े वाज़ेह तौर पे कहा जा रहा है। सलमान गनी साहब ने भी बड़ा वाज़ेह तौर पे आपको सारा सिलसिला जो है वो एक्सप्लेन किया कि वो किसी सूरत में भी बातचीत जो इसका असली हल यही है कि अगर हमने हालात को दुरुस्त करना है तो बातचीत के लिए एक ही मेज़ पर बैठना पड़ेगा। अब ये देखें ना जी, ये मैं बार बार अपने हर एक प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में भी जिक्र कर चुका हूँ कि ये बात तो हम कब से कर रहे हैं। खुसूसन आप ये देख लें कि आज आपका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे तो उस वक्त से वो कह रहे हैं कि भाई जो नेशनल इश्यूज हैं इस पे मिलकर बैठें, इस पे सियासत मत करें। अगर इस मुल्क को बचाना है और इस मुल्क को किसी डगर पे डालना है साहब, आप तो फिर आकर मतलब आपने न जाने कितनी हुकूमतें देखी हैं, कितने सियासी मुखालफत के आपने दौर देखे हैं, वन ऑफ द सीनियर पॉलिटिशियंस इन द कंट्री। मुझे बताएं कि ये जो आप बातें करते हैं पीडीएम की क़यादत या कि हम मिलजुल के बैठेंगे, बात करेंगे, सो एक जमात जब नहीं बैठना चाहती तो आखिर आप लोग ये कब अंदाज़ा लगाएंगे कि अब हमने आगे बढ़ना है, हमने इसका हॉस्टेज नहीं बनना है इस सूरत हाल का? आप अभी भी आपको उम्मीद है कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ के साथ आपकी किसी भी मौजू पर गुफ्तगू शनीद हो जाएगी? हमें कोई इनसे उम्मीद नहीं है, लेकिन उम्मीद इसलिए नज़र आती है कि ये अब मजबूर हो चुके हैं। इनको अब मैंने पहले भी बताया कि इनको दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान ये फील कर रहे हैं कि अगर मैंने ये रास्ता बैठने का इख्तियार ना किया तो मैं तो अब कल अंदर भी जा सकता हूँ। उनके खिलाफ जो केसेस आ चुके हैं, तोशाखाना का केस ले लें
उनकी सिस्टर के जो असासे हैं उनको देख लें, जो मशीनों में उन्होंने वो किया है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए तो बड़े वाज़ेह तौर पे ये कहा जा सकता है कि उनके पास दूसरा रास्ता रहा ही नहीं है, इसीलिए वो इस तरफ वो कर रहे हैं। और हम तो जिस तरह मैंने कहा कि हमें कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस चीज़ को देख के कि नेशनल इश्यूज पे ये शायद अब ये मजबूर हो रहे हैं कि अगर हमने ना किया तो हमें आउट कर दिया जाएगा। उस वजह से मेरे ख्याल में कि इसमें अब कोई कबाहत मुझे नजर नहीं आती कि हसन मुर्तज़ा साहब वेरी राइट बैठेंगे और बात करेंगे। बिल्कुल हसन मुर्तज़ा साहब, ये अगर पीटीआई फैसला नहीं कर पाती कि उन्होंने असेंबली तहलील करनी है और जिस शिद्दत के साथ उन्होंने इस दावे को पेश किया है अवाम के सामने, आपके ख्याल में जो फेस सेविंग उन्हें चाहिए वो किस लेवल की होनी चाहिए? क्योंकि सियासी नुकसान तो वो बर्दाश्त करेंगे कि जितने दावों में अपने आगे बढ़ गए हैं। हसन मुर्तज़ा साहब देखिए, उन्हें फेस सेविंग की जरूरत ही कोई नहीं, वो फाशिस्ट हैं जी, उनको फेस सेविंग की क्या जरूरत है और उन्हें देनी भी नहीं चाहिए। जहां तक ताल्लुक है फैसला ना कर पाने का, तो फैसला तो उन्होंने कर दिया है, अब तो उन्होंने वापस लेना है, जैसे हमेशा वो फैसले वापस लेते रहे, तो कोई इशू नहीं है उनके लिए। वो ठीक है, इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि वो इतने आराम से केपी असेंबली भी नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने जब पंजाब का हाल देखा है तो वो केपी में भी जो है वो असेंबली से बाहर नहीं जाएंगे, वो इक़्तिदार से एक लम्हा बाहर नहीं रह सकते। दुरुस्त। खान साहब की सारी ट्रेवलिंग, खान साहब की सारी सिक्योरिटी, वो सारी हुकूमतों की जिम्मेदारी है और हुकूमत के बलबूते पर ही वो चल रहे हैं। उन्होंने कोई ना हेली छोड़ना है ना जहाज छोड़ना है, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही रहना है। और ये जो उनका दावा था कि वो असेंबलियां तोड़ देंगे, वो महज कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना था कि जिन लोगों को 1 महीने का लॉन्ग मार्च करवा कर और एक वेरी राइट जीटी रोड पे लोगों के लिए जीना अजीरन कर देना था, वापस भी तो लाना था लोगों को। एक आखिरी सवाल हसन मुर्तज़ा साहब, एक आखिरी सवाल, ऑप्शन कोई नहीं थी। एक आखिरी सवाल आपसे हसन मुर्तज़ा साहब, अगर इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील नहीं की और अपने फैसले से यू टर्न ले लिया, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, फिर भी आप जो पीडीएम या अपोजिशन है वो तहरीक अदम एतमाद लेके आएगी परवेज इलाही के खिलाफ या नहीं? देखिए, तहरीक अदम एतमाद का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ था कि अगर कोई ऐसी हरकत हो कि वो असेंबलियां तोड़ने जा रहे हो, तो भाई हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं इस पार्लियामेंट को बचाने के लिए और इसको मजबूत करने के लिए और इसकी सुपरमेसी के लिए हमने लाशें उठाई हुई हैं। जी। हम किसी भी ऐसे लाडले की ख्वाहिश पर असेंबलियां तोड़ने दें, ये मुमकिन नहीं था। नहीं, लेकिन हमने सोचा कि उस टाइम जो हमें इंटरम रिलीफ मिल सकता है वो सिर्फ इसमें है कि हम नो कॉन्फिडेंस मूव कर देंगे। ओके, यानी कि आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन का कभी भी ये इरादा नहीं था कि परवेज इलाही साहब को हटाया जाए? नहीं, परवेज इलाही साहब को हटाने या ना हटाने की बात नहीं है। जो नो कॉन्फिडेंस आप जिसकी बात कर रहे हैं, उस वक्त नो कॉन्फिडेंस इसलिए कहा गया था। यहां से जान छूटती है तो फिर परवेज इलाही साहब का बंदोबस्त भी कर लेंगे। अच्छा, फिर कर लेंगे। बिल्कुल, आप दोनों से भी यही सवाल है। सलमान गनी साहब पहले आपसे कर लें, अजीम चौधरी साहब फाइनल कंक्लूजन आपसे मैं ले लूंगा। यही सवाल कि अगर असेंबलियां नहीं टूटती, पीटीआई विड्रॉ कर लेता है अपने ये जो उन्होंने फैसला किया इससे, तो परवेज इलाही फिर तो इसका मतलब हुआ जो बात हसन मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि वो तो एक मुश्तरका वज़ीर आला बन जाएंगे अपोजिशन के और हुकूमत के। बंदोबस्त तो जो भी होगा, लेकिन तहरीक अदम एतमाद उस सूरत में क्या परवेज इलाही के खिलाफ आ जाएगी या नहीं आएगी? देखिए शहजाद, मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले आपको एक बात कही है कि परवेज इलाही साहब कभी असेंबली नहीं तोड़ेंगे। अब जो बात हसन मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं, मेरा इनसे ये सवाल है कि आखिर क्या वजह है, इनको कहीं से यकीन दहानी हुई है तो ये ना अदम एतमाद मूव कर रहे हैं और ना ये एतमाद के वोट के लिए कर रहे हैं। देखें, पंजाब के अंदर अपोजिशन जो आज से चंद रोज़ पहले तक एक्टिव थी, बयानात भी आ रहे थे, आखिर वो भी तो किसी वजह से खामोश हुए हैं। और वो खामोशी क्यों कर तारी हुई है, मैंने आपको भी ये बात कही थी कि ये फैसला इस्लामाबाद के अंदर होना है। और जहाँ तक आप यू टर्न की बात करते हैं,
देखिए यू टर्न सियासत में होते हैं, ये तो अबाउट टर्न वाली बात है। मैंने आपको ये सवाल उठाया था कि उन्होंने कौमी असम्बली से भी तो इस्तीफे दिए थे, वहां से बिल्कुल। क्या उन्होंने अपने मकासद हासिल कर लिए, और ये जिस नैया पे सवार है उसे ही डबोलना चाहते हैं। और बात है कि सियासी लोग असम्बलियों की कायम करने का बायस बनते हैं, तोड़ने का नहीं। और असम्बलियां टूटेंगी कैसे, ये एक ओवरऑल अरेंजमेंट होगा जो माजी के अंदर भी होता Very है। right. क्या ये 2 असम्बलियां तोड़ने के बाद इलेक्शन में पेशरफ्त होगी? मैं नहीं समझता। जैसे भी कहा गया है, ये मामला अगर इस इंतहा पे जाता है, जो मैं नहीं समझता कि इस इंतहा पे ठीक। जाएगा या पंजाब असम्बली टूटेगी, अगर जाएगा भी तो ये अदालतों में चला जाएगा। और जिस असम्बली को आप इस बुनियाद पर तोड़ रहे हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर एक बहरान पैदा करना चाहते हैं, क्या आपकी सियासत का नुक्ता सिर्फ बहरान पैदा कर रही है? सियासी फोर्सेस Point well taken, सलमान गनी साहब, जरा वक्त बचा लूं। ये पाकिस्तान की सियासत में जो Last नए 2 रुझानात minutes सामने अजीम आए चौधरी हैं, साहब के इसने पास मुझे पाकिस्तान जाना को मजबूत नहीं किया। जी अजीम चौधरी साहब, अगर परवेज़ इलाही साहब या इमरान खान साहब ने फैसला किया कि असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी, तो तहरीक अदम एतमाद फिर भी आएगी परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ, या सिर्फ ये असम्बलियों की तहलील तक मामला था जिस तरह हसन मुर्तज़ा साहब ने परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ अगर आएगी कोई करारदाद, तो वो तो हाउस तकसीम होगा, ओपन बैलेट होगा। तो क्यों ना पहले सप्तान साहब की कुर्बानी ले ली जाए, और वहाँ सीक्रेट बैलेट होना है, और वहाँ 18 लोगों को उन्होंने मुअत्तल कर रखा हुआ है जिसका केस कोर्ट में चल रहा है। जी बिल्कुल। अगर वो केस अपने फैसले को चला गया है तो वो भी बदनीयती पर, और अगर कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इनकी मुअत्तली गलत है, तो फिर तलवार तो सप्तान साहब पे पहले लटकेगी, और उसी तरह डिप्टी स्पीकर के साथ भी मामला होगा। मेरा ख्याल है परवेज़ साहब के साथ ये काम तो नहीं करेंगे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ लेकर आया जाए। जो आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं कि पर्दे के पीछे जो मुलाकातें होती हैं वो कभी मंजर पर नहीं आती, उनका कभी कोई जिक्र भी नहीं करता। और ये कोई बड़ी शख्सियात के दरमियान मुलाकातें नहीं होती, ये बड़ी शख्सियात का एक दूसरे को पैगाम जाता है जिसके नतीजे में कोई फैसला होता है, और वो फैसला खुद ये बताता है कि मैं बड़ी मुलाकात के नतीजे के बगैर और बड़ी मुलाकात के बगैर उसके सिर्फ पैगाम पर ही फैसला एक होगा। आखिरी सवाल, ये जो सलमान गनी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त इशारा किया कि आज से 2 से 3 दिन पहले अपोजिशन खासे जोश से ये बात कर रही थी कि हम तहरीक अदम चौधरी एतमाद। शुजात साहब का इंटरव्यू कब आया? जी मेरी गुजारिश सुन लीजिए उनके इंटरव्यू से पहले, कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती थी, अब उनकी तरफ से खामोशी है। क्या परवेज़ इलाही साहब ने ये पैगाम दे दिया है कि मैं असम्बलियाँ नहीं तोड़ूंगा, और आप ये मेरे बारे में इस किस्म की बात मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने कैटेगोरिकली ये कह दिया और साथ रास्ता भी बता दिया है, मार्च तक की तारीख दे दें और फिर वो 120 दिन शुरू हो जाएंगे तो असम्बली नहीं टूटेगी, और आखिर तक मैं चीफ मिनिस्टर होऊंगा, और केयर टेकर जो है वो आप अपनी मर्जी से लगा सकेंगे। ये उन्होंने वाज़े पैगाम दे दिया है। नहीं तो ये ये जो आवाज़ फवाद चौधरी साहब और बाकी जो कह रहे हैं 20 दिसंबर तक तोड़नी है हमने। फवाद साहब जो हैं वो पाकिस्तान की किसी सूबे के चीफ मिनिस्टर नहीं है, उनका काम है कन्फ्यूजन क्रिएट करना। ठीक। वो पाकिस्तान में सिर्फ सियासी कन्फ्यूजन पैदा करने के चलें। बहुत ज़्यादा माहिर हैं, उन्हें अपना काम करने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी साहब, सलमान गनी साहब, इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।